हेलो बच्चों, आपका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ गया है और इसी के रिस्पेक्ट में मुझे बात करनी थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है। जैसे बेटा कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन वो तो आपको पता ही है, ऑलमोस्ट पता हो जाएगा, लेकिन बेटा कुछ फॉर्म से रिलेटेड आपसे बातें करनी थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सबसे पहली चीज़, आपका जो एग्ज़ाम डेट है बेटा, कहीं ना कहीं जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंगली है। और साथ में जो आपका एडमिशन फॉर्म है रिलीज़ हुआ है 9th ऑफ फरवरी और इसका जो डेट है वो रखा गया है 9th ऑफ मार्च। ऑलमोस्ट आपके पास 1 महीना है। इस 1 महीने के दौरान जल्दबाजी ना करें, आराम से फॉर्म भरें। बेटा क्या है, सबसे पहली बात, जब आप फॉर्म भरें तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रखें। ऐसा ना हो कि दोस्तों का मोबाइल नंबर दे दिया आपने या दोस्तों का कोई ईमेल आईडी दे दिया। आपका खुद का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, खुद का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप किसी और का मोबाइल नंबर यूज़ ना करें। कई बार क्या होता है, बच्चे जो है दूसरे फ्रेंड्स का जो है यूज़ कर लेते हैं मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, और उस चक्कर में कई बार जो है नोटिफिकेशन में वो पीछे लैग कर जाता है। तो बेहतर है बेटा आप अपनी साइड से खुद का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज़ करें ताकि आपके पास जितने भी नोटिफिकेशन है सही समय पर आ जाए। मेरा ये मेन कंसर्न था बेटा, कुछ बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। सबसे पहली बात जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम देने में बेहतर है आप हिंदी मीडियम चूज़ करें, भले ही आप इंग्लिश मीडियम के हो। कारण उसका दो है, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। पहली बात क्या होता है, अगर आप इंग्लिश मीडियम ही फिलअप करोगे तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश का ही पेपर मिलेगा। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम फिलअप करोगे या और कोई आपका मीडियम है, रीजनल लैंग्वेज, टोटल बेटा 13 भाषाओं में एग्ज़ाम होती है। तो अगर जिसमें से अगर आप इंग्लिश फिलअप करते हो तो सिर्फ आपको पेपर इंग्लिश में ही मिलेगा। लेकिन इसके अलावा हिंदी या कोई और भाषा चूज करते हो तो उसमें क्या होता है, हिंदी के साथ दूसरी लैंग्वेज होती है, पेपर का थिकनेस बढ़ जाएगा और उससे फ़ायदा ये होगा आपको एडिशनल स्पेस मिलेगा रफ वर्क के लिए। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको एडिशनल स्पेस मिलेगा रफ वर्क के लिए, तो ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा। सेकेंड थिंग, आप ये करने के साथ जब बेटा क्या होता है, कई बार हिंदी इंग्लिश में अगर मान लो कोई लैंग्वेज वाइज आपको कुछ लग रहा है कि यार ये लैंग्वेज मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही है, तो आपको वो सपोर्ट कर देगा कहीं ना कहीं आपका हिंदी मीडियम सिलेक्ट करने से। एक बात और बता दूं, आप एक बार जो मीडियम सिलेक्ट कर लोगे वो चेंज नहीं होगा। एनटीए ने क्लियर कट लिखा है। और एक बात और बता दूं मैं, एनटीए ने ये भी लिखा है कि शायद करेक्शन विंडो ना बने। अगर करेक्शन विंडो ना बनेगा तो उस केस में आपको जितना भी करना है पहली ही बार में करना पड़ेगा, बिना किसी एरर के करना पड़ेगा। ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें बेटा एरर की गुंजाइश फिर 0 हो जाती है। जितने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है बेटा, उन पर मैं या तो दूसरा वीडियो बना दूंगा या फिर आपको जो है लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलनी थी बेटा, क्या होता है जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हो, एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कि एज क्या होनी चाहिए, उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए। ऐसा है कि जो बच्चे, जो भी कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो, जो भी बच्चा हो जिसका डेट ऑफ बर्थ 31/12/2007 तक है, लेकिन उसके बाद नहीं, अगर इसके बाद कोई पैदा हुआ है 31/12/2007 के बाद अगर कोई पैदा हुआ है तो वो नीट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें ये कंडीशन है, मतलब एक्चुअल में क्या है, अगर आप आज से डेट काउंट करोगे तो आपकी लगभग 16 साल एज आएगी अगर आप इस रेंज में है तो। बट एक्चुअल में करेक्शन ये हुआ है अब कि इस साल के दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक आपकी 17 साल की एज हो जानी चाहिए। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो इस साल के 31 दिसंबर तक आपकी एज 17 साल हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये एज या इसके बाद की अगर एज है तो फिर बेटा आप एलिजिबल नहीं हो, यहाँ तक की एज के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका बर्थ जो है वो कहीं इस डेट पर हुआ है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन इसके बाद अगर आपका बर्थ हुआ है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर योर एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अब बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर जो आपको जानना जरूरी है। पैटर्न सबको पता होता है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है। इन्होंने लिखा है सिलेबस ऑफ द टेस्ट। देखो बेटा एक बात है, आपका सिलेबस पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, नो डाउट आएगा भी एनसीईआरटी से, लेकिन एक छोटी सी लाइन इन्होंने लिख दी है
कि सेक्शन बी वाला जो पोर्शन है उसमें क्या है, अलग अलग बोर्ड्स के हिसाब से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे जाएं जो हो सकता है मेंशन ना हो एनसीईआरटी में, लेकिन वो पोर्शन रखा जा सकता है। लेकिन मैं आपको भरोसा दे रहा हूं एनसीईआरटी बनी ही उस हिसाब से है कि सारे बोर्ड्स को लगभग लगभग वो कवर कर लेती है। तो आपको बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है सेक्शन बी के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी बोर्ड्स है वो एनसीईआरटी ऑलमोस्ट कवर कर लेती है। हो सकता है इतना वास्ट ना कवर करे, लेकिन वो कवर कर लेती है। कहने का मतलब ये है आपका पूरा पेपर कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही होगा। एक बात और बता दूं, आपको ये लगता है यार पता नहीं सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सिलेबस रिड्यूस होने से क्या होगा, तो बेटा जितना रिड्यूस हुआ है कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जो रिड्यूस सिलेबस है उसके लिए बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उसको हटा ले, वो वैसे भी नहीं आएगा एग्ज़ाम में। और पता है मेरा माइंडसेट और ज़्यादा स्ट्रांग तब हो गया जब मैंने बेटा जेईई का पेपर देखा। जब मैंने जेईई का केमिस्ट्री का पेपर देखा, फिजिक्स का पेपर देखा, तो बिल्कुल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, एनसीईआरटी तो था ही था, लेकिन उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं था, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं था। कहने का मतलब एनटीए क्लियर कट ये मैसेज दे रहा है हमें कि आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करना है, और वो कौन सी, जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, वो एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है। तो आई होप बेटा आप बेहतर करोगे, बेस्ट करोगे। ऑल द बेस्ट।